नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी का लोकमत राजस्थान में स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवम गोयल जो कि एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में और जानते हैं एक ताज़ा मामले के बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जैसे कि हाल ही के दिनों में एक घटना हुई थी जिसमें 2 व्यक्तियों का हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मौत हो गई थी। इस मामले ने देश भर में तूल पकड़ा। हम आज इसके बारे में जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि संवेदनशील विषय है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन लोग लगातार ये चीज़ करवा रहे हैं। तो आज उसके बारे में जानते हैं और लोगों को थोड़ी जानकारी देते हैं। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है इसको हम हिंदी में बाल रोपण भी कहते हैं। सो ये एक तरह का कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें कि हम जिन आदमियों या औरतों में गंजेपन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें वापस से हम वहाँ पे उस जगह पे बाल लगा के, उनके खुद के ही बाल लगा के वापस से हेयर रिस्टोरेशन करते हैं, यानी कि उनकी हेयर लाइन को पूरी तरह से सही करते हैं। सो ये जो प्रोसीजर होता है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। पहले ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता था जिसमें हम पीछे के जो बाल होते हैं, सर के पीछे के बाल, इसको हम सर्जरी से निकालते थे और फिर आगे की तरफ उसको चुन चुन के लगाते थे। तो ये टेक्निक पुरानी टेक्निक होती थी, उसको FUT टेक्निक कहते थे। आजकल हम FUE टेक्निक करते हैं जिसमें हम मशीन द्वारा पीछे से बाल लेते हैं और आगे की तरफ बाल को रोपण करके वापस से हम इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं और वापस से उसका हेयर रिस्टोरेशन करते हैं, और बहुत आदमियों और औरतों में हम ये कर सकते हैं। डॉक्टर शिवम, ये तो एक जानकारी हुई कि बेसिकली ये होता क्या है, लेकिन इसमें क्या ऐसा होता है कि कुछ परसेंट बाल होने के बाद ही होता है कि 60% हो गए, 50% हो गए? और महिलाओं और पुरुषों की कितनी संख्याओं को आप अब तक देख चुके हैं कि किस जेंडर में कितने लोग अब तक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आ चुके हैं? देखिए, होता ये है कि बहुत आदमियों और औरतों में होता है ये। तो आदमियों में अगर गंजापन होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये एक मेडिकल टर्म है। और औरतों के अंदर अगर यही सिमिलर प्रॉब्लम ऐसे कुछ होती है गंजेपन की, उसको हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। सो जैसे आदमियों के अंदर शुरुआत में जो साइड के बाल पीछे होने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे पूरे यहाँ तक गंजापन हो जाता है, जो कि ये पूरा ये एरिया खाली हो जाता है और हमेशा साइड के पीछे के बाल बचते हैं। औरतों के अंदर जो होता है वो बीच की तरफ से बाल जाते हैं और वो भी धीरे धीरे ऐसे बॉल्डनेस की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है गंजेपन की आदमियों में ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये मेनली जो बाल होते हैं, जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से ये बाल पतले होने लग जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट भी, क्योंकि आदमियों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है गंजेपन की प्रॉब्लम, तो आदमी ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। लेकिन हमारे क्लिनिक्स पे हमने कई औरतों के भी करे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, जिन्होंने उनकी हेयर लाइन उन्होंने रिस्टोर करवाई है फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। लेकिन येस, इट इज़ ट्रू कि आदमी बहुत ही ज़्यादा ऑप्ट करते हैं फॉर हेयर रिस्टोरेशन। ऐसा बोला जाता है फीमेल्स के लिए कि वो मांग निकालती है तो उस तरह से वो मांग उनकी चौड़ी होने लग जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बच्चों को बाल खींच के बांध देते हैं तो वो आगे से थोड़े से उनके बाल उड़ जाते हैं, वो उसमें होता है। ये कितना कारगर है, सुरक्षित है हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर है और ये एक्चुअली वर्ल्ड वाइड जो टॉप 2 कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो होते हैं, मतलब फर्स्ट आता है हमारा जो लाइपोसक्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा इन डिमांड कॉस्मेटिक प्रोसीजर है वर्ल्ड वाइड। और नंबर 2 जो आता है ये हमारा हेयर रिस्टोरेशन आता है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से हम करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए ही हुआ है कि ये इतना सेफ़ बन चुका है। बट ये सेफ़ क्यों बना है? क्योंकि इसमें टेक्निक्स आजकल बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गई हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक हो गई है जिसमें कि हम कम से कम जो घाव होता है उसको क्रिएट करते हैं। और आजकल जो डॉक्टर्स भी हैं, जैसे स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स, वो काफ़ी इक्विप्ड हो गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम सेफली हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट ये जो सेफ्टी होती है, ये भी जो मल्टीपल रीजंस होते हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ़ रहे आपके लिए। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए हमने वार्ता शुरू करी, क्योंकि 2 युवकों की मौत हुई, मामले ने बहुत तूल भी पकड़ा। उन डॉक्टरों को भी आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने क्लिनिक पे ताला लगा दिया। ये मामला हुआ कैसे? क्योंकि लगातार एक ही डॉक्टर के या तो प्रोसीजर गलत हुआ या फिर ये
ये प्रक्रिया गलत है बाल लगाने की, इसमें क्या अंतर बताना चाहेंगे? देखिए, ये चाहे ये हेयर ट्रांसप्लांट आजकल कितना ही कन्वीनियंट हो गया है, लेकिन फिर भी ये एक सर्जिकल टेक्निक ही है जो कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है, जो कि होते हैं डर्माटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन्स। क्योंकि ये प्रोसीजर इतना इन डिमांड हो चुका है तो सब लोगों को ये करने के लिए लुभाता है। तो आजकल कई तरह के जो अनक्वालिफाइड लोग हैं ये इसे करने लग गए हैं, और सैलून भी आजकल ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने लगा है जो बिल्कुल ही गलत है। चाहे ये प्रोसीजर कितना ही सेफ़ हो, लेकिन अगर उनको गलत जगह पे किया जाए, गलत लोगों द्वारा किया जाए और गलत तरह से किया जाए, तो ये टेक्निक जो कि सेफ़ है ये बिल्कुल अनसेफ बन जाती है। सो इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि करने वाला या तो प्लास्टिक सर्जन या फिर एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट ही हो। इसमें प्रोसीजर से पहले हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारे जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी जनरल हेल्थ ठीक हो, और इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं ताकि उनकी जो नॉर्मल जो हेल्थ कंडीशन है उसको हम डिटरमाइन कर सकें। इसके अलावा हम ट्रांसप्लांट के पहले और ट्रांसप्लांट के दिन हमारे ओटी के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको स्टेरिलाइज करते हैं, उसको पूरा क्लीन करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। और ट्रांसप्लांट के बाद भी हम रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं हमारे पेशेंट्स को, ताकि ऐसी कोई भी समस्या ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो क्लिनिक है और आपका डॉक्टर है ये दोनों ही अच्छे हों और वो अप्रूव्ड हो बाय द गवर्नमेंट टू डू सच प्रोसीजर। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में मरीजों को किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? क्या मतलब क्या हो सकते हैं? जैसे सूजन आना, ये एक बहुत नॉर्मल बोला जाता है, उसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो माइनर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती है हल्की सी सूजन आना, जो कि एक इमीडिएट स्वेलिंग डेवलप होती है 2 से 3 दिन के। ये आपके माथे पे डेवलप हो सकती है या सर पे भी डेवलप हो सकती है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। बट अगर वो परसिस्ट करती है तो आपके डॉक्टर उसको सही कर सकते हैं अगर आप उनको कंसल्ट करें। सेकंड होती है खुजली होना, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमारे जो कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं स्किन पे वो इकट्ठे होते रहते हैं, उसकी वजह से सर में थोड़ी खुजली चल सकती है। थर्ड होता है हल्का सा सर दर्द होना या भारीपन होना, जिसके लिए हम पोस्ट प्रोसीजर कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि हमारे पेशेंट्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल रहें। जो एब्सोल्यूट रिस्क जो होते हैं, तो अगर सेफ्टी का ध्यान ना दिया गया हो और क्लिनलीनेस और स्टेरिलिटी का ध्यान ना दिया गया हो, तो हमारे जो हेयर ट्रांसप्लांट जिस एरिया में हम करते हैं, सपोज़ आगे की तरफ करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर कुछ हो सकता है कि खून वहाँ पे रुक ना रहा हो। उसके अलावा अगर हमारे किसी ने चेक नहीं किया हो, जिस मरीज़ के ट्रांसप्लांट हो रहा है उनकी कोई जनरल हेल्थ कंडीशन ऐसी हो सपोज़, तो उसकी वजह से कुछ उनकी जनरल हेल्थ में भी खराबी हो सकती है अगर उसका पहले ही चेकअप ना किया गया हो। सो ऐसे कुछ रिस्क होते हैं जो कि पहले से ही हम उनको चेक करके रखते हैं ताकि पोस्ट प्रोसीजर हमारे पेशेंट को ऐसी कोई तकलीफ ना है। और जैसे आपने बताया कि आप लोग तो स्टेरिलाइज भी करते हैं, पूरी तैयारी की जाती है, ट्रेन्ड स्टाफ होता है, पूरे सारे डॉक्टर्स वगैरह सब ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले और बाद में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले हमेशा पेशेंट को 2 चीज़ें देखनी है। एक तो क्लिनिक देखना है कि क्लिनिक की स्टैंडिंग क्या है, उनका क्या रिजल्ट्स हैं, वो क्या सेफ्टी फॉलो करते हैं। सेकंड, उनको अपने डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन देखनी चाहिए कि डॉक्टर एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट ही हो या फिर प्लास्टिक सर्जन ही हो और स्पेशली उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेनिंग ले रखी हो। उसके अलावा वो जैसे ऑनलाइन रिव्यूज़ होते हैं और डॉक्टर का समझाने का तरीका, वो एक बार प्रोसीजर वो पूरा समझ सकते हैं और पूरा डिटेल में उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे हम हमारे पेशेंट को करीब 1 घंटे तक उनको डिटेल डिस्कशन करते हैं, 1 से 2 घंटे तक, और चाहे कितनी बार भी करना पड़े लेकिन उनके हम हर डाउट्स को सॉल्व करते हैं। पोस्ट प्रोसीजर जो होता है, हमेशा पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर के बताए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पेशली इनिशियल जो 7 डेज़ का होता है जिसमें हम उन्हें क्लीन रखने के लिए स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह भी देते हैं और रेगुलर फॉलोअप पे उन्हें बुलाते हैं, वो उन्हें फॉलो करते रहना चाहिए। और अगर कोई भी समस्या हो उन्हें इमीडिएटली क्लिनिक पे जाना चाहिए और उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए वापस। जैसे आप काफ़ी लंबे समय से लगातार हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो लगभग आपने ये तो देखा होगा कि कितने प्रतिशत हेयर ट्रांसप्लांट बिना क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के किए जाते हैं?
कि किसी पार्लर में चले गए या किसी भी ये झोला छाप बोल सकते हैं Yes. अपन उनको, तो उसमें कितने प्रतिशत की इजाफा हुआ है? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा आपको कि ऐसा है कि हर गली नुक्कड़ पे आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के आपको दुकानें मिल जाएंगी, और ये जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और आप अगर जैसे दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहर में जाएंगे, वहाँ तो और भी ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये भी आती है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। और आपको मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ये बताऊंगा कि अगर आप जैसे एक हड्डी के अस्पताल में जाएंगे, वहाँ पे आपको हड्डियों के डॉक्टर मिलेंगे। आप हार्ट के अस्पताल में जाएंगे, वहाँ पे आपको कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट के डॉक्टर मिलेंगे। लेकिन आप कभी भी हेयर या स्किन के क्लिनिक में जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई डेंटिस्ट या फिर कोई सैलून वाले या फिर कोई काउंसलर मिलेगा, आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि आजकल बहुत सारे हेयर स्किन नाम के ऐसे कॉस्मेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं, बट वहाँ पे एक्चुअल में डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होता, वो एक कमर्शियल वेंचर्स बन चुके हैं। और जो डॉक्टर की जो अप्रोच है, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, उसको नज़रअंदाज करते हुए कमर्शियल इंटरेस्ट आगे हो गए हैं। तो ये जो एक चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल हमारी जो डर्मेटोलॉजी फील्ड है, कुछ सैलून्स ने अपने जो नाम लिख रखे हैं अपने पार्लर्स के लिए, वो उन्होंने स्किन एंड हेयर सैलून, yes. स्किन एंड हेयर क्लिनिक ऐसे करके उन्होंने एक नाम को पूरा आगे बढ़ा रखा है। तो क्या इन पे किसी तरह की कार्रवाई होना ज़रूरी है, या इन पे किसी तरह का कोई केस कर सकते हैं? इस चीज़ में आगे कुछ हो सकता है? जी, ये देखिए, ये जो चीज़ है, हमारे जैसे इंडिया में कई रेगुलेशंस हैं इसके लिए। जैसे हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है, हमारे जो स्टेट लेवल भी हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं, इन सबको पता है। बट ये जो इतनी ज़्यादा तीव्र गति से जो बढ़े जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंचती कि स्किन और हेयर का डॉक्टर एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही होता है, ना ही कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर, ना सिर्फ और सिर्फ अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, तो ये इतनी जो तीव्र गति से जो पनप रहे हैं क्लिनिक्स, और ये इंडस्ट्री ऐसे बेकाबू हो रही है, इसको काबू में लाया जा सकता है। और जब तक लोगों में, आई थिंक न्यूज़ मीडिया चैनल से, और जैसे आप इस चैनल से करा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि सबसे पहले लोगों में जागरूकता पहुँचे, ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके। प्रोसीजर के बाद मरीजों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, ये भी बताया। लेकिन एक होता है कि कितने, एक आम सवाल हो सकता है लोगों का कि बालों का आना कितने समय में स्टार्ट होगा, या जिस तरह से उनको अपनी क्लीनिंग करनी है बालों से, उस समय कुछ आप जवाब दें। देखिए, जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मैं हमेशा अपने मरीज़ों को समझाता हूँ कि ये बाल रोपण जो होता है, एग्जैक्टली ये पौध रोपण जैसा होता है। कि सपोज़ एक बंजर ज़मीन पे आप एक नर्सरी से पौधा लेके आए हैं और वहाँ पे पौधा लगाया है, तो पौधा लगते से ही जो इमीडिएटली एक बार तो पत्तियाँ उसकी जो झड़ती हैं, और जैसे जैसे वो जड़ पकड़ती है, वो पानी को वो सोखने लगती है, तो नई पत्तियाँ आती हैं। तो ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में होता है। आप जो बाल हैं, हमारे ग्राफ्ट होते हैं, हम पीछे से निकाल के उसको आगे की तरफ लगाते हैं, और ये जब ग्राफ्ट हम लगाते हैं, तो इसके 2 हफ्ते बाद जो होता है, जो बाल होते हैं एक बार झड़ना चालू हो जाते हैं, और वो करीब 1 से 2 महीने तक ऐसा हो सकता है। 3 महीने तक हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट नहीं आता, और तब तक हमको हमेशा हमारे मरीज़ कहते हैं कि हमारा ट्रांसप्लांट फ़ेल हो गया है। बट ये फ़ेल नहीं होता, जड़ हमेशा नीचे रहती है। 3 महीने बाद एग्जैक्टली आपको ऊपर तक बाल दिखने लगते हैं। 6 महीने में या 8 महीने तक हमें एक फ़र्स्ट विजिबल इम्प्रूवमेंट जो होता है, एक इनिशियल रिज़ल्ट कि बाल कितने आ रहे हैं, कैसा आ रहा है, वो 6 से 8 महीने पे होता है, और करीब करीब 1 साल पूरा लगता ही है ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट आने में। कोई महिलाएं करवा रही हैं, पुरुष भी करवा रहे हैं, लेकिन क्या टीनेज के अंदर भी ये समस्या है कि वो बाल्ड हो रहे हैं और उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है? देखिए, आजकल जो ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस की जो समस्या है, वो क्या है, यंगस्टर्स में भी बहुत जल्दी आने लग गई, क्योंकि प्यूबर्टी जो होती है, वयस्क होने की एज होती है, वो भी चेंज हो रही है, आजकल जल्दी हो रही है। तो ये बहुत कॉमन हो रहा है कि आजकल यंगस्टर्स में भी, हमारे पास जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन उनके गंजापन डेवलप हो गया है जी। तो इसमें ये बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि हम उन्हें एटलीस्ट जो लगाने की मेडिसिन्स होती है उस पर स्टार्ट करते हैं, ताकि उनका हेयर लॉस कंट्रोल में आए। अगर उनका जो एक्टिव फेज़ है, यानी कि बाल झड़े जा रहे हैं, उस स्थिति में हम ट्रांसप्लांट का अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी तक वो जो बाल झड़ने की जो समस्या है उसको स्टेबलाइज नहीं किया गया है। और ये फाइनल, जब तक वो बाल स्टेबलाइज नहीं हो जाती हमारी कंडीशन को,
उसको स्टेबल नहीं कर देते तब तक हम ट्रांसप्लांट एडवाइस नहीं करते। सो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि जैसे किसी के अगर बाल झड़ भी रहे हैं तो वो एक स्टेबल फेज़ में आ जाए, और जब वो स्टेबल हो जाते हैं तब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि उससे कोई और प्रॉब्लम डेवलप ना हो। जैसे अभी ये जो 2 युवकों की मौत हुई, क्या उसके बाद में आपको लगता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो ऑथराइज्ड क्लिनिक हैं, वो उस प्रोसीजर को थोड़ा सा लीगल करेंगे? क्या कोई पेपर पे पहले साइन कराए जाएंगे, अभी भी कराए जाते हैं? देखिए, पेपर वर्क तो ज़रूर होता ही है, हम भी जैसे हमारा पेपर वर्क होता है, बहुत ही डिटेल्ड एक कंसेंट होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया घंटों तक हम कभी कभार हमारे पेशेंट से डिस्कस करते हैं, उनको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, और प्रोसीजर से पहले उनको वापस से सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, और उनको फिर कंसेंट और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हर अच्छे क्लिनिक्स में फॉलो किया ही जाता है। सो ये होता है। बट देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप ये मान लीजिए आपने गलत क्लिनिक ही चूज़ कर लिया है और आपका डॉक्टर ही क्वालिफाइड नहीं है, तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं रहता। लाइफ जो होती है वो प्रेशियस होती है, ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट। उसके आपको अगर अपनी लाइफ ध्यान में रखनी चाहिए ट्रांसप्लांट कराने से पहले, और ये सोचना चाहिए कि ये कोई एक मामूली प्रोसीजर नहीं है, एक सर्जिकल प्रोसीजर ही है। एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवम गोयल ने हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आज बहुत ज़रूरी जानकारी दी। हाल ही में हुई घटनाओं के बाद इस तरह का एक डॉक्टर से कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे भविष्य में आप अगर किसी चीज़ की आप प्रोसीजर पे जा रहे हैं तो उसमें आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमत राजस्थान में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।